हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम कंटिन्यू करेंगे या फिर स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। तो अगर आपको याद हो तो हमने ना कुछ मैनेजमेंट के कुछ 5 स्टेप्स पढ़े थे। 5 स्टेप्स क्या थे, मैंने किस तरीके से याद करवाए थे आपको, पॉज डीसी करके, राइट। पी स्टैंड्स फॉर आपका प्लानिंग, ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एस स्टैंड्स फॉर स्टाफिंग, डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग एंड सी स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग। तो इससे पिछले वाला चैप्टर जो था हमारा 4th चैप्टर, उसमें हमने पढ़ा कि प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग का पूरा इम्पॉर्टेंस, उसका प्रोसेस क्या है, स्टेप्स हमने पढ़े थे प्लानिंग के। प्लानिंग के अंदर बहुत सारे टर्म्स आते हैं, लाइक आपका प्रोसीजर हो गया, मेथड हो गया, रूल्स हो गया, ये सब चीज़ें, इनके बीच में हमने डिफरेंसेस पढ़े थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। अगर आपको पढ़ना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। अब हम बात करते हैं 5th चैप्टर की, जिसमें हम मैनेजमेंट का नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। इसमें हमको चैप्टर में पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। तो देखो, चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग का। फिर हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस क्या होती है और उसका सिग्निफिकेंस और इम्पॉर्टेंस क्या है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं। फिर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो इसकी जो फर्स्ट 3 आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग, उसका इम्पोर्टेंस और साथ में उसका प्रोसेस क्या है, कैसे हम ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, जो कि है ये। आप इस पर ध्यान दो। देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है साफ साफ कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है और वो वीडियोस देखते हैं। 78.5%, यानी कि 100 में से ऑलमोस्ट 78 या 79 स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। सिर्फ 21 अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बैठे हैं। तो भाई प्लीज़ आप लोग भी यहाँ से ना इस वाली कैटेगरी में आ जाओ। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप रेगुलरली पढ़ते हो तो, और मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं, हेल्पफुल हैं आपके लिए, तो आप डेफिनेटली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं हमारे आज के पहले टॉपिक पर, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग और उसका प्रोसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की। तो देखो, मीनिंग क्या होता है, सब सिंपल सी बात है। ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, सिंपल शब्दों में हम ये रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है हमारे लिए ऑर्गेनाइज करना। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऑर्गेनाइज करना क्या होता है, चीज़ों को समेट के रखना, एक तरीके से अरेंज करके रखना, समझ रहे हो। मान लो आपकी कॉपी किताबें ऐसी फैली हुई हैं, 10th की, 11th की, 12th की, सब मिक्सअप हो रखा है, और जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, मान लो एग्ज़ाम आ गया, आपको वही एक बुक चाहिए, कोई सी ढूंढनी है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि सब बेकार हो रखा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। यहीं अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि क्या करे, अलग अलग मतलब स्लैब्स में जमा करके रखे, सेट करके कि ये 10वीं की किताबें हैं, ये मेरी 11वीं की हैं, 12वीं की हैं, ऐसे करके रखेगा। ये कॉपीज़ हैं, ये ट्यूशन की कॉपीज़ हैं, ये स्कूल की कॉपीज़ हैं, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, तो उसको सारी चीज़ें टाइम पे आराम से मिल जाएंगी। साथ ही साथ उसका टाइम बचेगा, वो और एफिशिएंटली काम कर पाएगा, उसको पढ़ने में ध्यान लगा पाएगा, ठीक है, उसको किताबें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के ऑर्गेनाइज करने से सारी चीज़ें बहुत स्मूथली रन करती हैं। इसी तरह हम किसी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करके चलनी चाहिए, चाहे वो उसके रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो उसका स्टाफ हो, चाहे वो उसके प्रोडक्ट्स हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब उसका कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो, तो सब कुछ उसने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करके चलना है। तो सिंपल सी बात है भाई, ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है, ये क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क। पहले काम को देखो और फिर उनको ग्रुप कर दो। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट रहे हो सबको और अथॉरिटी बांट रहे हो। एंड एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अकम्प्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सिंपल सी बात है, काम को पहले ढूंढना कि भाई काम क्या क्या है, फिर अलग अलग काम को उसके हिसाब से, उनकी क्वालिटीज़ के हिसाब से ग्रुप कर देना। जैसे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स का काम है वो अलग ग्रुप कर दिया, अकाउंट्स का काम है वो अलग ग्रुप कर दिया, फाइनेंस का काम है वो अलग ग्रुप कर दिया, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग का काम है वो अलग ग्रुप कर दिया, आपका मार्केटिंग का काम है वो अलग ग्रुप कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिया। फिर सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि तुमको भाई मार्केटिंग का काम देखना है, तुमको सेल्स का काम देखना है, तुम इसके हेड हो, तुम इसके अंडर काम करोगे, ये हो गया। फिर हमको क्या करना है, एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, हमको सबके बीच में रिलेशनशिप्स बनवाने हैं। कैसे बनवाने हैं, क्योंकि हर बिजनेस एंटरप्राइज में 3
तीन लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। तो उन सब के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स हो जिससे कि वो साथ में इफ़ेक्टिवली टुगेदर काम कर सकें और जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एकम्प्लिश कर सके। तो ये इस पूरी डेफिनेशन का मतलब था जो मैंने आपको समझाया। आई होप समझ आ गया होगा। सिंपल सी बात है, दिमाग में एक कहानी सी लेकर के चलना जो जस्ट अभी मैंने सुनाई थी, राइट। और हम इसकी डेफिनेशन क्या जान सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है, टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग। मतलब इसको सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करना जो इसके काम के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो, चाहे वो मशीन्स हो, टूल्स हो, कैपिटल हो, पर्सनल हो, मतलब स्टाफ वगैरह कुछ भी हो, तो सारी चीज़ें इसको प्रोवाइड करना। क्योंकि अगर हमारे पास कुछ नहीं है इसका मतलब हमने चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रखी हैं, और ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे तो हमको ही नुकसान होगा, यानी कि हमारी बिजनेस एंटरप्राइज को। तो ये इसका मीनिंग होता है सिंपल सा, दो शब्दों में, आप दो लाइनों में समझ लो, ठीक है। ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब समझ आ गया। ये आपकी जो डेफिनेशन है ये आपके हेनरी फ्योल ने दी है। हेनरी फ्योल के हमने प्रिंसिपल्स पढ़े थे ना, इसी से आपको अब याद आ गया होगा कि हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के। तो जिसको भी अभी याद है फटाफट से अपने कमेंट में ज़रूर लिखना, इससे आपको याद आएगा कि भाई हमने क्या क्या पढ़ा था। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे, मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ। हेनरी फ्योल ने दिए थे, ऑप्शन ए है आपका 21, ऑप्शन बी है आपका 7, ऑप्शन सी है आपका 14 और ऑप्शन डी है आपका 17 और ऑप्शन ई है आपका नन। इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। ये आपके 5 ऑप्शन हैं। आपको बताना है कि हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। नाम नहीं बताने, बस नंबर बताना है, डन। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। देखो मीनिंग ख़त्म हो गया, अब हम प्रोसेस की बात करेंगे। प्रोसेस में क्या क्या आता है। प्रोसेस मतलब ऑर्गेनाइज कैसे करना है। जैसे प्लान के लिए हमने पढ़ा था ना, प्लान कैसे करना है हमको, इसी तरह अब हमको ऑर्गेनाइज कैसे करनी है चीज़ें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क, आइडेंटिफिकेशन और वर्क का डिवीजन, ठीक है। फिर हम करेंगे डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर हम करेंगे असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी और फिर हम करेंगे एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो ये चारों ही स्टेप्स सुपर इजी हैं, आराम से पढ़ के समझ आ जाएंगे क्या क्या हैं। सबसे पहले काम को ढूंढो और उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे, फिर हम असाइनमेंट करेंगे, किसको कौन सी काम करना है, कौन सा ड्यूटी दे दी, सबको असाइन कर दी ड्यूटी। फिर हम करेंगे सबके बीच में अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करवाएंगे, ठीक है। समझ आ गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ वर्क की, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क की। तो सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफाइंग एंड डिवाइडिंग द वर्क। काम को ढूंढो और डिवाइड करो, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद द प्री डिटर्मिन्ड प्लान्स। तो देखो हमारे कुछ ना कुछ प्लान्स होते हैं। देखो आप कहानी अब लेकर के चलो, मान लो आप नए नए घर में शिफ्ट हुए हो, अब आपका सामान बिल्कुल सब कुछ पैक्ड है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका प्री डिटर्मिन्ड प्लान क्या है कि आपको सारा सामान अपने घर में सेट करना है नए घर में, ठीक है। मतलब बेडरूम का सामान बेडरूम में और किचन का सामान किचन में, ऐसे करके सामान सेट करना है। आप 4 लोग रहते हो आपकी फैमिली में। अब आप क्या करोगे, पहले आपने काम देख लिया, करना क्या है, सामान सेट करना है। फिर आप उस काम को डिवाइड करोगे। और यूजुअली क्योंकि देखो ये मतलब हर घर में होता है कि हर घर की किचन मम्मी ही संभालती है, तो मम्मी कहेंगी कि यार ठीक है, किचन का तो मेरे को दे दो तुम ये पूरा कार्टन, मैं इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। आपका जो स्टडी रूम है आप कहोगे लाओ मेरी स्टडी रूम का सामान मेरे को दे दो, मैं सेट कर लूँगा। यानी कि आपने डिवीजन ऑफ वर्क कर लिया। जब आप काम को डिवाइड कर लेते हो, इससे ना आपके अंदर एक स्पेशलाइजेशन आ जाता है, काम स्मूथली और जल्दी होता है, एफिशिएंटली होता है। तो इससे क्या होगा, द वर्क इज़ डिवाइडेड इंटू मैनेजेबल एक्टिविटीज़, जो आप कर सकते हो, सो दैट द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैन बी अवॉइडेड। काम का डुप्लीकेशन नहीं होगा, मतलब एक काम 2 बार नहीं होगा, समझ रहे हो। और एक काम जब 2 बार नहीं होगा, इससे टाइम बचेगा, एफर्ट्स बचेंगे, रिसोर्सेज हमारे खर्च होने से बचेंगे, ठीक। एंड द बर्डन ऑफ वर्क कैन बी शेयर्ड अमंग ऑल द एम्प्लॉयज़। और काम सब में बट जाएगा बराबर, ये नहीं कि मम्मी लगे पड़े हैं, पापा ही लगे पड़े हैं। और ऐसे ही हमको बिजनेस एंटरप्राइज में करना है, काम को डिवाइड करना है, जिससे कि हम क्या करें, सब आपस में जो बर्डन है उसको बांट लें और एक काम 2 बार ना हो, 3 बार ना हो, उसको बार बार ना कर बैठे कोई। तो जिससे कि हमारे रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो, हमारे एफर्ट्स भी वेस्ट ना हो। तो आइडेंटिफिकेशन करना है, पहले काम ढूंढो और उसको डिवाइड करो। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या आता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देने हैं, मतलब अलग अलग मतलब आप कह सकते हो एक काम को अलग अलग डिवाइड कर देना है। वंस वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल एक्टिविटीज़
सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, मतलब एक जैसी जॉब्स को हम एक साथ ग्रुप कर देंगे और उसी को हम बोलते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। जैसे कि क्या हुआ, मान लो सेल्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं आपके पूरे एंटरप्राइज में, आपकी कंपनी में, उनको आपने एक डिपार्टमेंट बना दिया, ये सेल्स का डिपार्टमेंट है। अकाउंट्स से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो उसका अकाउंट डिपार्टमेंट बन गया, और आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी काम है आपका मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बन गया। तो आप क्या करोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दोगे काम से रिलेटेड, ठीक है। और डिपार्टमेंटलाइजेशन किसी भी बेसिस पे हो सकता है, टेरिटरी के बेसिस पे, प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। टेरिटरी मतलब आपका काम किस तरीके का है, ठीक है, उसके बेसिस पर। और प्रोडक्ट्स के बेसिस पे, जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी है जो 2-3 चीज़ें बनाती है, मान लो वो कपड़े पे बना रही है, वो जूते पे बना रही है, और वो क्या कर रही है, आपके हेयर प्रोडक्ट्स पे बना रही है। तो आपने उसके हिसाब से अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए कि इस कंपनी का हेयर प्रोडक्ट्स वाला डिपार्टमेंट ये है, इस कंपनी का कपड़ों का डिपार्टमेंट ये है, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, दोबारा से याद करो, काम को ढूंढना है, आइडेंटिफिकेशन करना है, उसका डिवीजन कर देना है, फिर हमको क्या करना है, उसका डिपार्टमेंटलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। अब हमने काम बांट लिया, डिपार्टमेंट्स बना लिया, अब हमको ड्यूटीज़ असाइन करनी है कि कौन से डिपार्टमेंट में कौन बैठेगा और कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन काम करेगा। It is important to state clearly the work of different job positions and allocate work accordingly to employees। यानी कि एक तो एम्प्लॉयज़ को बांटना कि इस डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, इस डिपार्टमेंट में ये एम्प्लॉयज़ काम करेंगे। साथ ही साथ इस डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, सुपरविजन भी तो कोई करेगा ना उन एम्प्लॉयज़ का, तो वो भी बांटना है। यानी कि कुल मिला के हमको ड्यूटीज़ सबकी असाइन करनी है यहाँ पे। Once departments are formed, individual department heads are appointed for each department। हर किसी के लिए अलग अलग हेड्स बनाने हैं और उनके अंदर कौन कौन एम्प्लॉयज़ काम करेंगे वो बताना है। ये भी सिंपल था, असाइनमेंट हो गया। सबसे पहले क्या था, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है काम का, डिवीजन ऑफ वर्क करना है, दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन, तीसरा आपका असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, और चौथा है आपका, अब हमने सब एम्प्लॉयज़ भी बिठा दिए, हेड्स भी बिठा दिए, अब उनके बीच में अच्छा तालमेल तो हो, तो हमें क्या करना है, अब उनके बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स बनवाने हैं। सो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। कैसे रिलेशनशिप्स, मतलब अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स हेल्प टू क्रिएट अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स। क्योंकि देखो हमको ये भी बताना है कि तुम एम्प्लॉयज़ हो ना, तुम इस वाले हेड को जाके रिपोर्ट करोगे, तुम अपने काम की रिपोर्ट इस वाले हेड को जाके दोगे, या फिर हेड को बताना है कि तुम्हारे अंडर ये सारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, इन एम्प्लॉयज़ से तुम काम करवाओ, इनको सुपरवाइज़ करो, इनको डायरेक्ट करो, इनको ऑर्डर दो, और कहीं पे ताक झांक मत करो। तो मतलब अपने अपने हेड और एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप बनवाना भी ज़रूरी है। सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, सुपीरियर कौन हो गया, हेड, सबॉर्डिनेट जो उसके अंदर काम कर रहा है यानी कि एम्प्लॉयज़। तो सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच के अच्छा का रिलेशनशिप बनाना है, एंड उनकी जॉब पोजीशन उनको बतानी है कि जॉब पोजीशन क्या है, उनको उनका जॉब डिस्क्रिप्शन देना है। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है ना, आप कहीं भी जॉब के लिए जैसे अप्लाई करोगे, हर जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा। तो उन सब एम्प्लॉयज़ को, उन सब हेड्स को ये चीज़ें देनी है कि आपका जॉब ये है, आपकी जॉब का डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। सो दैट एवरीबडी नोज़ फ्रॉम होम ही और शी इज़ टू टेकिंग ऑर्डर्स, यानी कि उसको किससे ऑर्डर लेने हैं, यानी कि उसका हेड कौन है, एंड टू होम ही और शी कैन इशू ऑर्डर, यानी कि हेड को किसको ऑर्डर देने हैं। तो चारों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे, आई एम श्योर। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पे हम दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। कहाँ पर रिवाइज़ करते हैं हम, अब रिवाइज़ करेंगे यहाँ। क्या क्या चार हमने पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि हम क्या करेंगे, वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उसका डिवीज़न कर देंगे, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। तीसरा हम ड्यूटीज़ को असाइन करेंगे, और चौथा हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। क्या इस्टेब्लिश करेंगे, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। सो ये चार आपके क्या हैं, ये प्रोसेस है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग की। ऐसे ऐसे आप काम को ऑर्गेनाइज करोगे। अब बात आती है इम्पॉर्टेंस की या सिग्निफिकेंस की। ऑर्गेनाइजिंग करना ज़रूरी क्यों है, क्यों भाई, क्यों सामान को एकदम सेट करके चलना है, समेट के चलना है, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी हैं। तो इसके ये सारे बेनिफिट्स हैं। देखो बेनिफिट्स के नाम पे क्या क्या है यहाँ पर। सबसे पहला आपका आता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, एडेप्टेशन टू चेंज, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। सबको आसानी से हम इजीली समझ लेंगे, बहुत ईजी है, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन।
स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स हमको मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे? क्योंकि जस्ट अभी हमने पढ़ा हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में काम को डिवाइड करके चल रहा है। और जब आप काम को डिवाइड कर देते हो, मान लो 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉयज़ में आपने काम को डिवाइड कर दिया कि तुम सेल्स का देखो, तुम अकाउंट्स का देखो, तुम मार्केटिंग का देखो, ऐसे करके, तो उनके अंदर वो चीज़ की स्पेशलाइजेशन आ जाएगी कि नहीं, वो वही काम करेंगे रिपीटेडली, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो यानी कि हमको स्पेशलाइजेशन मिलता है। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग द वर्कफोर्स, ठीक है। द डिविजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब रिड्यूसेस द वर्कलोड, इससे वर्कलोड कम हो जाता है, एंड हेंस इट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। एक ही जना पूरा काम करे या फिर बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग काम करें, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एंड रेपिटेटिव परफॉर्मेंस लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, रिपीटेडली आप कोई काम करोगे तो आप स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, तो यानी कि हमको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे। सेकेंड आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी आएगी। कैसे आएगी? ऑर्गेनाइजिंग हेल्प्स इन डिफाइनिंग ऑल द जॉब्स एंड ऑल्सो क्लैरिफाइंग द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द जॉब. It helps in creating a hierarchical order, thereby enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by an employee. तो सिंपल सी बात है, पूरी कहानी का साफ शब्दों में अर्थ ये है कि इससे क्या होगा, वर्किंग रिलेशनशिप्स अच्छे बनेंगे। यानी कि जो सबॉर्डिनेट है और आपका जो उसके ऊपर सुपीरियर है, उन दोनों के बीच के रिलेशनशिप अच्छे बनेंगे। उनको पता है, सुपीरियर को पता है कि उसके पास कितनी अथॉरिटी है, वो कितना काम करवा सकता है, तो वो सबॉर्डिनेट पे ज़्यादा जोर नहीं चलाएगा। उस सबॉर्डिनेट को पता है कि मेरे पास, मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, मुझे ये काम करना है, तो वो खुद से काम करेगा अपने उसके लिए, सुपीरियर के लिए। दोनों एक दूसरे को रिपोर्ट करेंगे, सुपीरियर उसको सुपरवाइज़ करेगा, आप कह लो डायरेक्ट करेगा, सबऑर्डिनेट उसको रिपोर्ट करेगा, अपना सारा काम बताएगा, ये मैंने किया, फलाना ढमकाना। तो कुल मिला के उनके बीच के अच्छे रिलेशनशिप्स मेंटेन होंगे। तो पहला हो गया बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। दूसरा हो गया क्लैरिफाइंग या फिर क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। तीसरा आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो, जस्ट अभी मैंने बताया था आपको कि जब हम डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं प्रोसेस में, अभी हमने पढ़ा था, तो क्या बताया था मैंने, डुप्लीकेशन नहीं होगा, काम मतलब 2 बार नहीं किया जाएगा। हमको पता है कि ये काम एक बार हो गया है, और इससे क्या होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, हमारे टाइम और एफर्ट्स वेस्ट नहीं होंगे। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं रिसोर्सेज का। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, इट लीड्स टू यूजेज ऑफ ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स द डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, इससे डुप्लीकेशन नहीं होगा, एंड मिनिमाइजेज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। तो 3 पॉइंट हमने पढ़े। सबसे पहले पढ़ा बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, दूसरा पढ़ा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, तीसरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है अडॉप्शन टू चेंज। यानी कि हम चेंज को ईजिली अडॉप्ट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आ गई कि हमारे पास रॉ मटेरियल अगर कम पड़ गया या फिर कुछ भी हो गया, हमको एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल चाहिए, तो हमारे पास चीज़ें ऑर्गेनाइज होंगी, हमारे पास उसकी पूरी लिस्ट है कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल है, कितना हमको चाहिए हैगा, तो हम इजीली जो भी चेंजेस आएंगे ना, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनसे हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप खुद सोचो, आपकी सारी कॉपी किताबें तहस नहस पढ़ी और अचानक से आपका एक टेस्ट आ गया, मैम ने बोल दिया कल एक टेस्ट है, और आपको पढ़ना है, आपके नोट्स गुम है क्योंकि आपकी कॉपी किताबें सेट ही नहीं है बिल्कुल, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ना। पर जिस बच्चे की कॉपी किताबें सेट है, उसके पास पूरे नोट्स हैं, उसे पता है कि यहाँ पे मेरे नोट्स रखे हैं, वो आराम से पढ़ लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं आएगी, उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, तो जो भी चेंजेस आएंगे वो इजीली अडॉप्ट कर लेगा। तो सिंपल सी बात है, जब हम ऑर्गेनाइज करके रखते हैं चीज़ें, तो उससे क्या होता है, जो स्ट्रक्चर है वो हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है, विच फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट टू चेंजेस। हम चेंजेस को एडजस्ट कर सकते हैं, उनमें खुद को एडजस्ट कर सकते हैं, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारे, लाइक टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, रिसोर्सेज एंड मार्केट्स, ये सारी चीज़ें हमको अफेक्ट करती हैं, इनसे हमको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अडॉप्ट कर लेंगे ये सारे चेंजेस और ख़ुद को उनमें एडजस्ट कर लेंगे। तो 4 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। क्या हुए हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा कि आपका बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, दूसरा क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, तीसरा आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और चौथा हो गया अडॉप्शन टू चेंज। 4 हो गए पॉइंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है
इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हम इफ़ेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने पूरे बिजनेस एंटरप्राइज का। कैसे? इट प्रोवाइड्स अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़, हमको पता है कि किसकी क्या जॉब है, किसकी क्या ड्यूटी है, विच हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड डुप्लीकेशन, इससे हमको ना कन्फ्यूजन होगा ना कोई डुप्लीकेशन होगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स इनेबल प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विच रिजल्ट्स इन इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पे इनइफेक्टिव नहीं होगा एक्चुअली, यहाँ पे ये होगा सिर्फ इफ़ेक्टिव। तो हम क्या कर सकते हैं, हमको इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हम कर सकते हैं, जो बिज़नेस एंटरप्राइज है वो पूरे बिज़नेस को अच्छे से चला सकती है कुल मिलाकर के, क्योंकि उसके पास सब चीज़ें हैं। उसके पास आप कह लो कि स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं, उसको वो चीज़ों को अडॉप्ट कर पा रही है, ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना इंटरलिंक्ड हैं। उसके पास अच्छा एम्प्लॉयज़ का वो स्टाफ है पूरा, और उन सब के बीच में अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, वो ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, यानी कि बहुत बढ़िया उनका बिजनेस चलेगा, इफेक्टिवली चलेगा। नेक्स्ट आपका आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब ऑब्वियसली देखो, जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं तो आपके पास ग्रो करने की, एक्सपेंड करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि नहीं। आप टाइम बचा रहे हो, एफर्ट्स बचा रहे हो, अपना पैसा बचा रहे हो, सब कुछ बचा रहे हो, यानी कि और अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो ये क्या है, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में बहुत हेल्प करता है। हम और नई जॉब्स निकाल सकते हैं, अच्छा स्टाफ अपना बढ़ा सकते हैं, अच्छे डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू जोग्राफिकल टेरिटरीज तक फैल सकते हैं, और आगे अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ों से क्या होगा, हमारा कस्टमर बेस बढ़ेगा, कस्टमर्स और आएंगे हमारे पास, हमारी सेल्स और प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो एक्सपेंशन और ग्रोथ का हमारे पास बहुत ज़्यादा स्कोप होता है इसकी वजह से। किसकी वजह से? चीज़ें ऑर्गेनाइज रखने की वजह से। और लास्ट आपका आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। पर्सोनेल मतलब स्टाफ, सिंपल सी बात है। पर्सोनेल का मतलब क्या होता है? स्टाफ जो भी है आपके, यानी कि एम्प्लॉयज़ वगैरह। तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से ग्रो करेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा। अब वो किसी बेकार सी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज ही नहीं रहती, कोई नियम कायदे कानून ही नहीं है, सब ऐਵੇਂ ही काम करे जा रहे हैं, तो वो क्या सीखेंगे? कुछ नहीं। पर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं जहाँ सब कुछ एकदम परफेक्टली होता है, एफिशिएंटली होता है, तो वो भी कुछ ग्रो करेंगे और सीखेंगे, उनका डेवलपमेंट होगा, और वो चाहेंगे कि हम और आगे बढ़ें। और जब वो आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी खुद की कंपनी आगे बढ़ेगी ना। तो इससे क्या होगा, साउंड ऑर्गेनाइजेशन एनकरेजेस इनिशिएटिव एंड रिलेटिव थिंकिंग ऑन पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। वो इनिशिएटिव लेते हैं, नई नई चीज़ें आगे बढ़ के आइडियाज़ देंगे आपको। व्हेन मैनेजर्स डेलीगेट देयर अथॉरिटी, इट रिड्यूसेस देयर वर्कलोड, so they can focus on more important issues related to growth and innovation. This also develops the subordinate's ability and help him to realize his full potential. तो कुल मिलाकर के जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो भी अच्छे से काम करेंगे, वो और आगे ग्रो करेंगे, वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम करेंगे। और इससे क्या होगा, जो आपके सुपीरियर्स हैं ऑब्वियसली वो भी खुश होंगे, उनका भी मोटो अचीव हो जाएगा, जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने का, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये सारे ही आपको याद रखने हैं। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, दोबारा से पढ़ते हैं। क्या क्या था? सबसे पहले हमको स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर हमको क्लैरिटी होगी वर्किंग रिलेशनशिप्स में, फिर हम ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सकते हैं सारे रिसोर्सेज, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, अडॉप्शन टू चेंज, यानी कि हम चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं, पर्सोनल का डेवलपमेंट होगा, और हम ग्रो कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपकी क्या हैं, ये है आपके क्या बोलते हैं इसको, इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। अब एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग में आपके क्या है, दो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं, मीनिंग समझ आ गया। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोसेस। अब प्रोसेस में देखो 4 चीज़ें आती हैं। 4 चीज़ें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड डिवीजन ऑफ वर्क, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आइडेंटिफाई एंड डिवीजन ऑफ वर्क। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई कर लिया का डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ड्यूटीज़ को असाइन करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे हेल्दी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। ये तो हो गया आपका प्रोसेस। फिर हमने पढ़ा कि भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। इम्पोर्टेंस में हमने पढ़ा कि सबसे पहले तो देखो हमको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, रिलेशनशिप्स में। और हमने क्या पढ़ा, स्पेशलाइजेशन के हमको बेनिफिट्स मिलेंगे, स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स हो गए, और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम कर सकेंगे। और हमने क्या पढ़ा भाई, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो गया आपका, डेवलपमेंट होगा पूरे स्टाफ का, और हमने पढ़ा कि हम आगे ग्रो कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने, चेंजेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं ईजीली। तो ये कुछ सारे आपके क्या है, इम्पोर्टेंस है।
प्रोसेस पढ़ लिया, इंपॉर्टेंस पढ़ लिया। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट वीडियो होगा जिसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम बात करेंगे किसकी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। वो क्या होता है, उसके मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, टाइप्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा। सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।